बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वरीन। रफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की जानिब से शानदार अदालती अहद का आगाज। अपना हुदा संभालते ही चीफ जस्टिस अवामी उमंगों के तर्जुमान बन गए। एडिशनल सेशन जज के घर में कमसिन मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद और यूटिलिटी स्टोर्स पर नाकिस घी की मामले पर आज खुद नोटिस के समात के लिए उन्होंने इसको नोटिस में शामिल किया है। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की सताई हुई अवाम इफ्तिखार चौधरी के बाद उन्हें लगता है कि शायद एक और मसीहा उन्हें मिल चुका। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से एक मर्तबा फिर से ये साबित कर दिया गया कि वो इस मुल्क को अच्छे और बेहतर अंदाज में चलाने की सलाहियत नहीं रखते। तमाम बड़े बड़े हुकूमती इदारों की नाकामी का गंद आखिर कब तक आला अदालतों को साफ करना पड़ेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पैनामा स्कैंडल से मुताल्लिक बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए बेंच का रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। नईम बुखारी ने एक मरतबा फिर से शरीफ खानदान की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दस्तावेजात को खंगाल दिया। कतरी शहजादे का खत शरीफ फैमिली के लिए रहमत की बजाय जहमत बन चुका है। पैनामा के समाअत में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की भी एंट्री हो चुकी है। शरीफ फैमिली के मुत्तज़ाद बयानात वकला के लिए कितना बड़ा इम्तिहान हो सकते हैं। मनी ट्रेल की अदम फराहमी है। क्या शरीफ खानदान अधूरे हकायक से मुकदमा जीत पाएंगे? आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में सही वक्त पर क्या गलत बात की और नईमुल हक और फवाद चौधरी चेहरा नुमाई के लिए बरहम क्यों नजर आए? 3 घंटे 9 पहलू मियां नवाज शरीफ के लिए सवालात का पहाड़ है। बताएंगे आज के समाअत का मुकम्मल अहवाल, अहम नकात सिर्फ प्रोग्राम मुकाबिल में। क्लासेस अब सबसे पहले हमने देखा कि बड़ा कच्चा यानी काबिल सताइश कदम करार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 आज खुद नोटिस लिए हैं। क्या कहेंगे आप? क्या हमें वाकई एक और मसीहा मिल गया आवाम को? 2-3 चीज़ें इस पर मैं अब अच्छा नहीं लगता था कि हम अपने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम का एक छोटा सा इसमें वो चलाते। आपको याद होगा तो लास्ट वीक हमने बात की थी या हमने सोमवार को की है कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं वहाँ पे जुडिशल एक्टिविज़म के अलावा आपकी जमहूरियत सर्वाइव नहीं करेगी। और मैंने आके रिपीटेडली कहा था कि तमाम इदारे आपके ये तबाह हो जाएं, करप्ट हो जाएं, ये इनइफेक्टिव हो जाएं। 2 इदारे अगर यहाँ पे आके इनके दबाव में ना काम कर रहे हो तो ये पाकिस्तान आगे जाएगा। एक मैंने कहा था जुडिशरी, एक मीडिया। इन 2 को अगर ये रियासत और करप्ट रियासती इदारों के साथ ये गैंग अप ना हों, अगर ये अवाम के साथ और रियासत के साथ खड़े हो जाए, मीडिया और अदालतें, वो मुल्क आपके डेफिनेटली आपके तरक्की करते होते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यह खुशी है कि पिछले हमने मादरत के साथ हमने पिछले इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद हमने देखा है, एक तो बहुत सारे वकला जो थे जो अपना काम करके नहीं आते थे अदालतों में। मैंने कई दफ़ा देखा इफ्तिखार चौधरी साहब को कुछ भी कहें, मैं पहले भी कहते रहा तो आप भी कहते हो, 2 काम वो बड़े करते थे। एक तो उन्होंने ज़कूटा जिन्नों को और इन पोलिटिकल मास्टर्स को, सिविल मिलिट्री के लोग भी थे, उनके अंदर खौफ डाला था। दूसरा जो काम करते थे इफ्तिखार चौधरी साहब, वो पूरा केस की फाइल पढ़ के आते थे। ये सारे जो लोग उनको कवर करते रहे, ये बात मानेंगे ये। अब ये क्या करते थे, बड़े बड़े वकील जो जुगादरी हैं, जो जिंदगी में आखिरी दफ़ा जिन्होंने 2-4 बड़े केस लड़ लिए और जीत लिए, वो तैयारी करके नहीं आते थे। वो डेटे लेने वहाँ खड़े हो जाते थे इफ्तिखार चौधरी साहब से, सर जी आज मुझे बुखार हो गया, तो नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, वो मुझे ट्रक नहीं मिला, ट्राली पे मैंने आना था, वो जी वहाँ पे वो जहाज़ लेट हो गया, डेट दे दें। इफ्तिखार चौधरी साहब डेट नहीं देते थे। प्लस ये बड़े बड़े वकील, नाम बड़े, दर्शन छोटे, मैं खुद देखे हुए हैं, ये केस पढ़ के नहीं जाते थे। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि भाई साहब ये बात फलां बात, वो पेज देखें, वो इरिटेट होना शुरू हो गए। और बड़े बड़े मुकदमों में ये केस हारे थे, लिहाजा वो गैंग अप होना शुरू हो गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ और उनके सुओ मोटोस के खिलाफ, जो एक तहरीक चलाई गई जी हुकूमतों को नहीं चलने दिया जा रहा, वो जी हम सियासी लोग हैं, हम तो पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ करना चाहते थे, तो और इफ्तिखार चौधरी नहीं करने दिया। मतलब पूरे का पूरा मलबा था वो इफ्तिखार चौधरी पे डाल कर। लिहाजा आने वाले चीफ जस्टिस जो थे केयरफुल भी हो गए, बड़े बड़े वकील थे, मैंने जैसे कहा नलायकी की अपनी हद होगी, लेकिन नाम बड़े थे वो, लिहाजा उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। नहीं जी सियासी हुकूमतों को चलने दें, नहीं जी अदालत का काम नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में नहीं आ सकते, लोग मरते हैं मर जाएं, कोई यहाँ पे पैसा लूट ले, सरे महल बना ले, दुबई में खरीदे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज ले ले, नैब इनइफेक्टिव हो जाए, FIA डूब जाए, आपने कुछ नहीं कहना, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे बात किया करें, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू पे हुकूमतों को कुछ नहीं कहना। उसका नतीजा क्या निकला है? इस वक्त पूरी मशीनरी कोलैप्स कर गई। आज आपको कहना पड़ गया जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को कि अगर नैब के खिलाफ इतनी शिकायत है, नैब चेयरमैन के खिलाफ, तो आपको वहां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस देना चाहिए, जो कि देना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे प्रोग्राम में। इदारे जब तबाह हो जाए ना, फिर आपको लोगों को 2 इदारों से उम्मीदें होती हैं। पार्लियामेंट आपकी नाकाम होना शुरू हो जाए,
आपके दीगर इंस्टीट्यूशन, मीडिया एंड जुडिशरी, आई एम क्वाइट ग्लैड, ये उनको हम अप्रिशिएट करते हुए इनको, ये हम इस वजह से आज नहीं कह रहे कि वो चीफ जस्टिस हैं, हमारा बड़ा पुराना स्टांस है इस पे कि जुडिशियल एक्टिविज्म और सुओ मोटो और एक एक्टिव फेयर जुडिशरी इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट उनको चीफ जस्टिस इसाक निसार साहब को एटलीस्ट मेरी हद तक, हालांकि मैं 5-6 दफ़ा मुझे बुलाया गया वहाँ पे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, मैं सम्मान हुआ वहाँ पे, बट इवन देन आई एम हैप्पी टुडे कि एटलीस्ट जो हमारे एक पुराना यहाँ पे एक था टूटा था वो दोबारा से। बिल्कुल आमिर साहब, अप्रिशिएट तो यकीनन किया जाना चाहिए, लेकिन आखिर कब तक ये काम आला अदालतों के नहीं, लेकिन कब तक आला अदालतें ये करती रहेंगी, इदारे कब अपना काम करेंगे? पहले तो मैं इस पे आता हूँ, मगर मैं ये जो स्टोरी, ये दो जो उन्होंने आज सुओ मोटो लिए हैं, पहले जो बच्ची के साथ ज़्यादती है वो इतनी दिल दहला देने वाली, इतनी तकलीफ दे है, और ये हमारे चारों तरफ हो रही होती है, हमारे दोस्तों में, घरों में, बाज़ार में, रेस्टोरेंट में चले जाएं, एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको एक ग़ुलाम बनाया होता है, उसको अलहदा बिठा देते हैं, अलहदा खाना खिलाते हैं, पता नहीं खिलाते भी हैं या नहीं खिलाते हैं, और ये हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम बिल्कुल सफाक हो चुके हैं कि हम नहीं कोशिश करते। तो अदालतें जब इस तरह का करती हैं तो उसके बाद एक तो डर पैदा हो जाता है, लोग एहसास भी नहीं लोगों, दूसरा उनकी तालीम, एजुकेशन हो रही है कि उनको एहसास ये दिलाने में कि जनाब ये आप जो कर रहे हैं ये बुरा कर रहे हैं, तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरा उस तरह ही जो तेल वाला जो मामला है कि हमारे गिर्द ये दूध के खराबी की कितने अरसे से चल रहा था मामला, ये तेल का भी चलता रहता है, मगर आला अदालतें जब ये इस तरह का एक्शन लेती हैं फिर नीचे तक पैगाम जाता है, तो ये बड़ा ही ज़रूरी है। दूसरा मैं साहब ने भी कहा जुडिशियल एक्टिविज्म, ये एक्चुअली जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये आइन और कानून है, ये उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो वो है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा करना चाहिए। उससे सिलसिले में ये बहसों में 2 पॉइंट रहते हैं, एक ये कि ये नहीं कि ये बहस इस पे चली जाए, कितना नंबर्स नहीं मैटर करते, इश्यूज मैटर करते हैं, किन इश्यूज पे आप ये लें। फॉर एग्जांपल ये तनकीद उन पे चौधरी इफ्तिखार साहब पे थी और जायज़ थी कि जहाँ बहुत अच्छे वो इश्यूज पे करते थे, कई दफ़ा बड़े फ्रिवलेस पे भी कर लेते थे, एक खातून के ऊपर एक शराब की बोतल पे ऊपर फॉर एग्जाम्पल खाने में से किसी छोटे इश्यूज पे नहीं, बड़े इश्यूज पे जहाँ देखें कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं पर इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, वहां पे कोई कैद नहीं है, नंबरों की ज्यादा करने चाहिए पाकिस्तान जैसे मुआशरे में। दूसरे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि सिर्फ ये नहीं करना, आला अदालतों को ख़ास तौर पे बहुत उम्मीदें हैं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के साथ कि ये इसके अलावा जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जो 20 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं, 10-10 साल चल रहे हैं, उसको भी इन्होंने सलाह करनी है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने और उसके बाद आने वाले भी जजों ने तकरीरें बड़ी की, किसी ने नहीं की। इनसे इसलिए ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि एक तो ये लंबा टेन्योर है, ये 3.25 साल के लिए रह रहे हैं, टाइम चाहिए होता है। दूसरा ये वाहिद पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर हैं चीफ जस्टिस जिनका एग्जेक्टिव का एक्सपीरियंस है, ये लॉ सेक्रेटरी रहे हुए हैं, कोई आज तक ये मिसाल नहीं है, इसलिए उनको एग्जैक्टली पता है कि इनके बकौल कूटा जिन जो ब्यूरोक्रेसी में कहाँ से ये रिफॉर्म्स ना होने में कदगने हैं, कैसे वो फाइल रोकते हैं, कैसे इन रिफॉर्म्स को नहीं होने देते और कहाँ पे उनका मुफाद है। इसलिए बड़ी उम्मीदें हैं कि ये बिल्कुल ये एक्टिविज्म ज्यादा करें, ये जरूरी है पाकिस्तान में, और साथ में उसका कोई तजाद नहीं है कि कदगन नहीं है कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, दोनों चीजें होनी चाहिए। जी आमिर, जुडिशियल रिफॉर्म जो है ना, ये जो फैंसी वर्ड हमने पकड़ा हुआ है, ये जो रिफॉर्म एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? इट्स ए फैंसी वर्ड, वैसे मैं ये कहूंगा कॉस्मेटिक जो हमारे पास, वो जैसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन ठीक हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं, मुल्क बंदे ठीक हो जाएं जो उन इंस्टीट्यूशन पे बैठे हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अब मसलन इफ्तिखार चौधरी साहब है, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर दिया, उससे पहले की हिस्ट्री नहीं मिलती थी आपको। अब आए हैं उनके बाद है मेरे ख्याल 3 साल, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 साल बाद आ रहे हैं तकरीबन। अब ये ऑल ऑफ सडन आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन दोबारा रिवाइव हो रहा है, नया चीफ जस्टिस आ रहा है, उन्हीं पावर्स के साथ वो ह्यूमन राइट्स पे भी ले रहे हैं, आके एक्शन ले रहे हैं, और पहले आते उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है, जो बात की थी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के निसार साहब ने, अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। ये देखें कि उनके छोटे से एक स्टेप से, उनके लिए छोटा सा स्टेप है, यकदम कैसे आपको लगता है कि हाँ यार एक अदालत है, कुछ लोगों को जवाब देना पड़ेगा, कुछ जालिम लोग हैं पेश होंगे वहां पे। यहाँ पे जो आपके लिए जरूरत थी कि जब कोई इंस्टीट्यूशन पे बेहतर आदमी आएगा, इंस्टीट्यूशन चल पड़ेगा। जब कोई मेरे जैसा नलायक किसी जगह पे लगा देंगे, हाँ जी देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं,
अच्छा जी प्लीज तो चीज वही स्पीक, की वही रह जाएगी। फाइल पे लिखूंगा प्लीज स्पीक प्लीज राइट, चलो हाँ जी उसकी ओपिनियन ले लो, फलां की ले लो, मतलब ना होने वाले काम। और दूसरी जो आपने बात की रिफॉर्म्स की, मेरा ये ख्याल है लास्ट में कह दूं इस पे, इन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी रुकावट आपकी बार एसोसिएशंस हैं, आपके बड़े बड़े वकील हैं, आपके ये छोटे वकील हैं जो ना केस तैयार करते हैं, जो डेटे लेते रहते हैं। जब इन्होंने पैसे लेने होते हो, इन बड़े वकीलों ने तो खुद पे ये खुद मुलाकात करते हैं क्लाइंट से, जब उसे लाखों रुपए 7 डिजिट्स की सैलरी या उनसे फीस ले लेते हैं, उसके बाद जूनियर वकील के जिम्मे लग जाते हैं कि चल मेरे बच्चे ये पकड़ इसको, अब इसको अगला तूने घसीटना है अगले 4 साल के लिए 5 साल के लिए, कि जज साहब पे दबाव भी डालना है। अब जरा आए मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स के मेन जो यहाँ पे आपकी वो इंपेडिमेंट है वो आपकी बार्स हैं, आपके बड़े वकील हैं, ये इस्लाहत नहीं होने दे रहे सर, ये इंसाफ नहीं होने दे रहे, जजेस से ज्यादा ये जिम्मेदार है। मुतालिक बात करते हैं, बिल्कुल रिफॉर्म से हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आज किस तरह से पीटीआई के वकील नईम बुखारी की जानिब से शरीफ खानदान की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दस्तावेजात का पोस्टमार्टम किया गया। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म से मुतालिक बात कर रहे थे हमें साहब। मैं रऊफ ने बड़ी अच्छी बात की है कि आम आदमी को हम ये तोते की तरह रट लगाई रखते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म, आम आदमी को समझ नहीं आती कि इससे मुराद क्या है। मुराद इससे ये है कि फौरी और जल्दी इंसाफ, कि ये जो 10-10 साल से 20 लाख में रिपीट करता रहता हूँ, मुझे खुद ये फिगर्स रिपीट करके जो है ना परेशानी हो गई कि 12 लाख, सबसे बुरा हाल पंजाब में है, 12 लाख केसेज है पंजाब में जो कि पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़ी हुई हैं, फाइलों में पड़ा हुआ है। उससे फौरी इंसाफ इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये बहस रहती है कि एग एंड चिकन, कि अंडा पहले था मुर्गी पहले थी, कि अगर ये दुरुस्त करना है पाकिस्तान में आम आदमी को इंसाफ का, पहले क्या किया जाए, थाने ठीक किए जाए, गवर्नमेंट ठीक की जाए, इंतज़ामिया ठीक की जाए। मैं समझता हूँ सबसे पहले जो डूएबल आसान काम है वो अदालतें हैं, अदालतों का निज़ाम। एक तो अदालतों के निज़ाम में ठीक मसला है ना कि वसाइल का, कि पैसे चाहिए, हुकूमत पैसे नहीं देती है, ज़्यादा अदालतें चाहिए, ज़्यादा जज चाहिए, काफ़ी सारा। मैं समझता हूँ 80% काम है कि अदालत के जज हज़रात अगर खुद ही अपने जजों को और अपने निज़ाम को ठीक कर लें तो 80% काम का वसाइल से ताल्लुक नहीं है, कानून साजी से भी नहीं है, इंतज़ामिया से भी नहीं है, वो खुद कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल पंजाब में बड़ी खुशी की बात है कि मंसूर अली शाह साहब ने दिया, आते सारी उन्होंने मैसेज दिया और काफ़ी दुरुस्तगी हो रही है, काफ़ी उस तरफ गामजन है वो। मगर जो आपने बात की, सबसे बड़ी रुकावट हमारे ये वकील भाई हैं कि ये पेशियां लेने में, दर लेने में और नाराज़ हो जाते हैं। पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस से इसलिए ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि ये दूसरी साइड पे रहे हुए हैं, ये एग्जेक्टिव में ही रहे हुए हैं, तो ये जाहिर है उनको साथ लेके चलेंगे, उनको बैठा के बार्स को कि जनाब ये जो है ना, ये जो पेशी दर पेशी जो है ना ये ना दें। और उन्होंने आते सारी चीफ जस्टिस साहब ने पहला जो बयान उन्होंने दिया वो यही दिया कि जनाब ये गैर जरूरी पेशियां नहीं चलेंगी, अगर जज आ सकते हैं तो वकील क्यों नहीं आ सकते। आखिरी बात उसमें कि दुनिया में ये बहस खत्म हो गई हुई है, लोगों को हुकूमत की जरूरत ही नहीं रहती। स्कैंडिनेविया में फर्क ही नहीं पड़ता कौन प्राइम मिनिस्टर आया है या नहीं आया, अगर आपका थाना कचहरी सही चल रहे हो। जो चर्चिल ने कहा था कि अदालतें ठीक कर रही हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर ये अदारे काम कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा कि ये पैनामा हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें प्राइम मिनिस्टर का या जो खराबियां हैं गवर्नेंस की और पॉलिटिकल सिस्टम की वो खत्म हो जाएगी अगर अदालतें ठीक हो जाए। एक मेरे पास एक तजवीज़ है जो मेरे जहन में आ रही है कि कैसे पेंडिंग या अदालती केसेस जल्दी हो सकते हैं जी। मेरे जो मैं मुतासर हुआ था पहली दफ़ा एक उसको वेस्टर्न या उन सिविलाइज ममालिक के जुडिशल सिस्टम से, वो 2011 के लंदन में राइट्स हुए, जब फसादात शुरू हो गए थे, आग लगना शुरू हो जाएगी। और इंसान के असल करैक्टर का पता उस वक्त चलता है जब माप का वो हिस्सा हो ना, आग जलाओ, घिराओ, लूट मार करो, कौन लोग कर रहे हैं कौन, क्योंकि उस माप में ना पूरा सिर्फ आप अकेले नहीं होते, जो हजारों सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, आप उसका हिस्सा होते हैं, पूरी पावर होती है। फिर आप समझते हैं पूरी दुनिया को हम जला देंगे, गिरा देंगे, लूट कर लेंगे। उन्होंने क्या किया लंदन में, जो हमें सीखना चाहिए उनकी अच्छी चीज़ों से, उन्होंने एक ही दिन बैठे, उन्होंने पुलिस को कहा जी पूरे केसेस तैयार करें आप। तो पुलिस ने सीसीटीवी से पिक्चर्स ली, उन्होंने उसके बाद उन्होंने टीवी चैनल्स पे चलाई या अखबारात में जलाई, उन्होंने कहा जनाब फलां फलां इनको आइडेंटिफाई करें। इवन एक माँ तो अपनी बेटी की तस्वीर देख के टीवी पे
16 साल की बच्ची थी, उसको थाने ले गए। उसने कहा जनाब ये भी शामिल थी, घर ये चीज़ चुरा के ले आइए, उसको भी 6 महीने सजा हुई। ज़रा करैक्टर देखें उन कौमों का जो दिन रात हम बैठ के तबरा पढ़ते रहते हैं उन पर। खैर वो बैठे, जज साहबान उन्होंने डेट थी बाकायदा फिक्स की कि इस डेट को केस लगना है इनका, जो राइट्स में लोग गिरफ्तार हुए थे। वहाँ कैमरे लगाए गए और उन्होंने CCTV से उन्होंने उनके सामने वहाँ पे चलाना शुरू किया। उसमें अगेन एक्सपर्ट बैठे हुए थे, एक एक तस्वीर के साथ एक एक के साथ मैच करते गए, अक्यूज सामने खड़ते थे, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 2 साल, वटेवर। वो पूरी रात बैठे रहे जब तक सजाएं सुना के नहीं गए। मेरी एक तजवीज़ ये है, पुलिस आपसे ठीक नहीं होगी सर, नहीं होगी, क्योंकि जो आपका सियासतदान होने नहीं देता। ये जकूटा आपका डिप्टी कमिश्नर ठीक नहीं होगा क्योंकि होने नहीं देता, इन्हें तफ्तीश नहीं होने देनी। मेरा ख्याल है एक एक दिन रख के ये उनको डेटें दें, पुलिस को 1 महीना दें, 15 दिन दें कि ये केस है, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करें। एक दिन सेट कर लें, एक दिन बैठ के उसी दिन आप अपने जो आपके वो हैं आपके विटनेसेस हैं उनको बुला लें, पुलिस को बुला लें, कोई लंबी चौड़ी नहीं चाहिए आपको, उनके सामने बैठ के फैसले करना शुरू कर दें। अगर पुलिस डिलेइंग टैक्टिक्स पे आती है या वकील आती है, उनकी एक 2 महीने की तनख्वाहें जुर्माने करें। सीधी सी बात है कि ये नहीं लाया, उसकी 2 महीने की तनख्वाह गई। वकील साहब हैं, उनका लाइसेंस है, उनको कैंसिल करेंगे। अगर आप तैयार होकर नहीं आ रहे, आपका केस डिसमिस या लाइसेंस कैंसिल, ये आपको रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पुलिस पे जुर्माने शुरू करें, जानबूझ के पुलिस डिलेइंग करती है, अदालतें कहती हैं हम क्या करें, ये चलान ही नहीं पेश होता, चलान पेश होता है जी यहाँ उसके गवाह नहीं आते। ये काम आपको करना पड़ेगा, अदालतों को करना चाहिए। ये जो वकीलों का माफिया है, ये बड़े बड़े वकील मैंने देखे हैं, ये जब इन्होंने आमिर मतीन का केस लेना होगा, मेरा लेना होगा, तो बड़ा वकील मिलेगा, खुद चाय भी पिलाएगा, 20 करोड़ रुपए का चेक, नहीं सॉरी 20 लाख रुपए का चेक भी ले लेगा आपसे। सही। उसके बाद उसको ढूंढ के दिखाएं, किसी अदालत में पेश नहीं होगा, जूनियर के जरिए हैंडल करेगा। ये माफिया बन चुके हैं, ये अदालतों को चलने नहीं दे रहे, ये आपको इंसाफ नहीं दे रहे। लोग भी हैं एक ही रह गया जिन्होंने खुद ये प्रपोजल्स दी हुई है ठीक करने की, तो उस पर आएंगे। मगर पैनामा क्या है, अब इसको पैनामा से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ। पैनामा केस ये इसलिए ये नहीं है कि लोगों को अब हमें पता चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब 83 से सियासत में है, 83 में 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो चीफ मिनिस्टर 2 दफा रहे, 3 दफा रहे। उसके बावजूद जो अब जाके पता चल रहा है कि यार इनका कोई कतर के अंदर भी कारोबार था। अब जाके पता चल रहा है कि जनाब इनका ये जो चीजें बेसिक्स आ रही हैं, इसमें ये नहीं है किसी ने रिपोर्ट नहीं की। मुझे याद है 1990 की दहाई में बड़े सहाफियों ने बड़ी खबरें दी, मगर क्या एक तो वो मीडिया ग्रुप्स प्रेशर में आ जाते थे, उसके बाद अदालतें थी, अदालतों ने उन केसेस को इनके अपने खानदान के बड़े मुकदमे हुए हैं। किसी को अगर याद हो कि जब आपस में इत्तेफाक की खानदान की आपस में लड़ाई थी, तो इनमें से काफी सारी चीजें उसमें पेश हुई हैं। ब्रेक से वापस आके इसकी डिटेल देते हैं। लास्ट बात कर दूं, ये पैनामा फिनोमिनन है हमारे अदलिया और इंतजामिया के फेलियर का, कि अब जाके डील करना पड़ रहा है। ठीक है, और बाकी जो क्लासेस अब आप सिचुएशन बता रहे थे कि केसेस इस तरह से हल होने चाहिए, बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन बात ये जो ऊपर से बैठ के ये काम करने नहीं दे रहे, वो उनकी तनख्वाह किस तरह से रुकने देंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जब पैनामा स्कैंडल से मुतालिक बात करेंगे तो इमरान खान से भी मुतालिक बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आज सही वक्त पर उन्होंने क्या गलत बात की और सबूत की। जो अदम फरामी है, मनी ट्रेल की अदम फरामी है शरीफ खानदान के लिए, क्या ये मुकदमा जीतने के लिए काफी होगी। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनामा स्कैंडल से मुतालिक बात कर रहे हैं। आज नए बेंच ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला भी किया है। क्लासेस अब आज सबसे पहले जो एक अहम सवाल है जो सबके ज़हनों में इमरान खान से मुतालिक है, उन्होंने मतलब क्या ये बात कर दी कि अपोजिशन का काम ही सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, तहकीकात इदारे करें। क्या सही वक्त पे ये गलत बात नहीं कर गए वो? खैर वो इमरान खान साहब ही क्या, वो जो हर दफ़ा सही टाइम पे कोई गलत फैसला काम, यही खूबी है, यही खराबी है उनकी। चलो लगे रहे, हम क्या कह सकते हैं। वो कहते हैं अब इस उम्र में खाक मुसलमान होंगे कि अदालत के सामने फरमा रहे हैं जी हमारा काम तो इल्ज़ाम लगाना है। वो जो इमरान खान, मेरा ख्याल उनके जहन में कुछ और था, क्योंकि अदालत का अपना एक दबाव होता है, उनको थोड़ा सा अपने वकीलों के जरिए वो चीज़ें कम्युनिकेट करें तो बेहतर होंगी। यानी आपका मतलब वो कम्युनिकेट नहीं करते? गलत किया है ना आज उन्होंने उस पर, तो वो ठीक फिर उन्होंने कहा है, जो अपोजिशन के लोग हैं नई सारी हुकूमत के, जो वो कहते ठीक कहते हैं कि इमरान खान के पास इल्ज़ाम है, सबूत नहीं है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल अदालत को जो कहना चाह रहे थे, ये मैं कह रहा हूँ, हो सकता है वो वही कहना चाह रहे हैं जो कह रहा हूँ। होता ये है, जो इमरान खान साहब के उस बयान को मेरा ख्याल फिर वही उनका
वो जो है अपना स्टाइल है कि पहले कह दो फिर बाद में सोचते रहो जी। दुनिया भर में ये होता है। इमरान खान को इन्वेस्टिगेटिंग कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो प्रोपिंग एजेंसी नहीं है, वो कोई पीएससी में नहीं बैठते, वो तो खैर आपको पता है वो तो पार्लियामेंट जाने तो इनसे उसके लिए भी रेडी नहीं। इमरान खान के पास कहाँ से ये स्कैंडल आते हैं? बड़े लोग हमें कहते हैं टीवी पे कि इमरान खान ने करप्शन को बड़ा इशू बना दिया, ये बहुत सारे उनके दोस्तों का ख्याल है। इमरान खान साहब ने ये कर दिया, मैं उनको वहाँ भी मैंने करेक्ट किया, मैं हजूर थोड़ा सा क्रेडिट कुछ मीडिया को भी दे दें, कुछ जर्नलिस्ट को भी दे दें, ये स्टोरीज वो लाते हैं, हम डिग आउट करते हैं, और बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो डिग आउट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, हुकूमत की धमकियां, प्रेशर्स, बदमाशियां सहते हैं, हम लोग बर्दाश्त करते हैं। इमरान खान क्या करता है? जो अच्छा काम करता है, जो होना चाहिए अपोजिशन का काम है। इमरान खान हमारे फाइल किया है स्कैंडल, उनको जो उनके लोग MNAs हैं, असद उमर जैसे, या आरिफ अलवी साहब हैं, या दीगर उसमें मुराद सईद साहब हैं, ये उठाते हैं कौमी असम्बली में, ये कमेटीज में उठाते हैं, वहां पे वो अफसरान को बुलाते हैं, जी आपके खिलाफ स्कैंडल है, इसकी तहकीकात करें, नैब करे या FIA करे, PSC भी करती है, दीगर इदारे भी करते हैं। ये होते हैं जमहूरियत में काम। ये नहीं कहना चाहिए इमरान खान को जी कि हमारा काम इल्जाम लगाना है। आपको कहना चाहिए सर कि जो यहाँ पे स्कैंडल सामने आते हैं, जो मीडिया लाता है या किसी और तरीके से बाहर का मीडिया, संडे टाइम्स में स्टोरी छपे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हैं, या पाकिस्तानी मीडिया में छपे हैं, हम एज एन अपोजिशन के तौर पर उनको उछालते हैं, उनको सामने लाते हैं, और आपका काम है उन पे तहकीकात कराना। नैब, FIA, दीगर इदारों का काम है वो सबूत तलाश करें उन स्कैंडल्स पे। मसलन मैं 2-4 आपको बताऊं, ये निक्सन, वाटरगेट स्कैंडल अखबार में छपा, उस पर इन्वेस्टिगेशन बाकी इदारों ने की, जो बात इमरान खान कहना चाह रहे हैं। जो निक्सन की अपोजिशन थी उन्होंने रोला डाल दिया, कोई उस अपोजिशन ने स्कैंडल तो ब्रेक नहीं किया था ना, अखबार नहीं किया था, लेकिन जो उसकी ना उनकी एजेंसीज थी उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। या बोफर्स से स्कैंडल आया था राजीव गांधी के खिलाफ इंडिया में, अगेन वहां की अपोजिशन ने तो ये नहीं निकाला था, जो ये कांग्रेस की अपोजिशन थी, वो स्कैंडल ब्रेक उन्होंने तो नहीं किया था, वो तो स्वीडिश की राइटर की उनकी स्टोरी थी वहां पे, अगर उनके स्वीडिश जो उनका रेडियो था उसने ब्रेक की। बेनजीर भुट्टो साहब वाला जो सरे महल स्कैंडल था, ये तो वहां पे संडे टाइम्स ने ब्रेक किया था, जिसको नवाज शरीफ साहब, ये पूरी मेरे पास ये रिकॉर्ड पड़ा है, मैं अभी इस वक्त टाइम नहीं है मैं पूरा पढ़ के दूं, जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी वहाँ कौमी असम्बली में, कि वो ये अखबार लेके वो पहुंच गए थे वहां पे, और जिस पे बात तहकीकात का मुतालबा किया था। इमरान खान साहब अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करें, आपका काम इल्जाम लगाना नहीं है, आपका काम जो मीडिया में स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो वहां पे आपकी स्टैंडिंग कमेटीज में वहां पे चीजें ब्रेक होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर ब्रेक होती हैं, पाकिस्तान जब बाहर का मीडिया ब्रेक करता है, आपका उन पे रोला डालना है, एजिटेट करना है, वो अदालतों में करें, वो आप वहां पे स्टैंडिंग कमेटीज में करें, पार्लियामेंट में करें। सो ये कह देना मेरा काम इल्जाम लगाना है, सर आपका काम इल्जाम लगाना नहीं है। जो स्टोरी स्कैंडल आ रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उन पे एजिटेट करना है। बाकी इदारे, FIA, आपकी पार्लियामेंट, PSC कमेटीज, नैब, इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। यानी अल्फाज का चुनाव कहने का तरीका गलत है ना। हंसी आ रही है, शायद वो ना कहना चाह रहे थे कि ये हमारा काम है निशानदेही। वही तो कह रही हूं, अल्फाज का चुनाव गलत है। इमरान खान साहब, वो जिस तरह की लाइफस्टाइल उनका लाइफ जिंदगी रही है, उन्होंने अदालतें ये पहली दफ़ा सियासत में आके देखी है। शायद धांधली की दफ़ा जब केस चल रहा था, पहली दफ़ा अदालत अंदर से तब देखी है या अब देख रहे हैं। उनका पहले का इमेज मेरा ख्याल है वो फिल्मों का था कि जज साहब हीरो आके बोल रहा है। ये मुझे याद आ रहा था, असलम बेग साहब का एक केस हुआ था, उन्होंने जजों के तल्लीक कह दिया था कि इनकी क्या औकात है। मैंने एक बंदा भेजा था, तो ये इन्होंने जुनेजो के खिलाफ केस ये रिस्टोर कर रहे थे गवर्नमेंट, तो ये भाग गए थे वहाँ से। तो वो केस में मुझे याद है कि असलम बेग साहब भी पहली दफ़ा जब अदालत में आए थे, तो वो भी बगैर किसी से पूछे वकील को पीछे छोड़ के रोस्टरम पे खड़े आके, वो अदालत ने बड़ी सरजरिश की। उन्होंने कहा आप कौन है? वो कह रहे हैं मैं जनरल असलम बेग हूँ। वो कह रहे हैं नहीं कौन है, आपका नाम क्या है? अब ये अदालत का प्रोसीजर होता है। वो अदालत ने उनको झाड़ना पड़ा कि आपने क्या है, आपको पता ही नहीं है। वकील को कहा इनको समझाएं कि आप अदालत में कैसे खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में आके वॉकआउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा वॉकआउट नहीं करते, इस आदमी को बिठाओ। उन्होंने कहा मैं जनरल हूँ। उन्होंने कहा नहीं आदमी हो यहाँ पे बैठो। तो वो मुझे केस आ रहा था कि इमरान साहब को जो है ना, ये अदालत का जो प्रोसीजरल या ये जो है या ये जो प्रेशर्स है अभी उसका नहीं है। मगर आज की मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि जो पहला दिन था इस नए बेंच का, तो ये हम गौर करना चाह रहे थे कि किस तरफ जा रहा है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेरा ख्याल 2-3 तरीके नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है कि यार नवाज शरीफ साहब को इसमें वो सजा हो जाएगी, या वो छूट जाएंगे, या वो था तीसरी ऑप्शन के कमीशन की तरफ जाए। अब आपको फिलहाल मुझे आज लग रहा है कि वो कमीशन से पहले जाने से पहले इसका फैसला इस स्टेज पे पता नहीं, अभी ये चल रहा है, फ्लूइड सिचुएशन है। पर अभी बेंच जो है वो खुद देखना चाह रहा है कि जनाब ये क्या है। एक आज से ये तासुर तो क्लियर हो गया।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना जजेस ने कही है, जो हमारे से रिलेटेड भी है, कि जनाब ये सियाको सबाक के बगैर जो है जजेस की ऑब्जर्वेशंस और सवाल जो है उसको सियाको सबाक के बगैर कई दफ़ा ना दिया करें। इसका ये नहीं मतलब होता। इस केस में ये वैसे भी इंपॉर्टेंट बात है, इस केस में ख़ास तौर पे इसलिए है कि टेक्निकली इसमें जज जो हैं वो 184(3 यानी वो ये जो आ गया सवाल था कि जी सारा जिम्मेदारी जो है पीटीआई पे है या उस पे अदालत पे खुद अपने पे ली हुई है। सो अदालत एक किस्म का खुद तफ्तीश कर रही है। उस तफ्तीश के लिए जजेस साहब ने आज कहने की कोशिश की कि हमें खरीदने के लिए सवाल करने पड़ते हैं और कई दफ़ा मासूम बन के पूछना भी पड़ता है। इसका ये नहीं मतलब होता कि उनको पता नहीं है, वो चाह रहे होते हैं कि वकीलों के मुंह से वो कहलवाएं, वो चीज़ तो जरूरी होती है, वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये इस स्टेज पे जिस नौयत का ये केस है और जो उनका रोल है उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैनामा केस से मुतालिक चूंकि बात हो रही क्लास में, मुझे अभी छोटी सी ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि पैनामा केस में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की भी धमाकेदार एंट्री हो चुकी है, और जब नईम बुखारी की जानिब से चेयरमैन नैब से मुतालिक बात की गई तो जजेस के क्या रिमार्क्स से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ हुई है। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनामा स्कैंडल से मुतालिक बात करें क्लासेस साहब, एक तो पैनामा केस में शहबाज शरीफ साहब की भी धमाकेदार एंट्री हमें पता चल रहा है कि हो गई है। दूसरा ये जो जजेस के रिमार्क्स से चेयरमैन नैब से मुतालिक पीटीआई की बात पर, क्या आपको लगता है वो जुडिशल काउंसिल से रुजू करेंगे, उन्हें करना चाहिए या इस चीज़ का उन्हें इल्म नहीं? मैं जल्दी से 2-4 चीज़ें इसमें कह दूँ इससे पहले कि मैं भूल ना जाऊँ। हमारे दोस्त हैं एंड इज़ अ वेरी डैम गुड रिपोर्टर, उनका नाम है जहद गिशकोरी। जहद गिशकोरी जो है वो अभी उनका मैं ट्वीट देख रहा था, बिकॉज इज़ ए क्रेडिबल जर्नलिस्ट सो वी आर कोटिंग हिम। उसमें तो उन्होंने एक नई चीज़ का इंकशाफ किया है कि जनाब के ये मखदूम अली खान साहब जो हैं, नवाज शरीफ के वकील, नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं इस वक्त, ये तो खुद इनकी पनामा में कंपनियाँ थी। अब ये तो मखदूम साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन देना चाहें इसके तो ही इज़ वेलकम, हम कल उसको नशर कर देंगे। तो ये तो मखदूम साहब जिनको लेके गए थे वो तो उनका जो जहद गिशकोरी साहब, और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। वकीलों के हवाले से जो है ना नून लीग की और मियां साहब की जो है ना किस्मत कुछ अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी शगुन अच्छे नहीं आते, जो वकील पकड़ते हैं मसला निकल आता है। जब सितारे आपके वो जा रहे हो ना गर्दिश में हो तो फिर इसी तरह के काम होते रहते हैं। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने उसमें आया है, नाम सामने आया है पनामा कंपनी का, वो कुदरती कारपोरेशन है। कुदरत का निज़ाम है कि ये होना ही था। तो लिहाजा मखदूम अली खान साहब का जो हमारे दोस्त जहद गिशकोरी साहब ने ट्वीट किया है एंड ही हैज सम एविडेंस एज वेल, तो वो यही कह रहे हैं। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं उन मखदूम साहब के हवाले से, शायद 15-20 साल पहले थी इनकी ये थी लेकिन इनएक्टिव है। और वो जो है हम ये कहते रहते हैं कि वो कंपनियों का सारों का पैनामा में सिर्फ होने से कोई खराबी नहीं है, अनडिक्लेयर्ड हो या गैर कानूनी हो तो मसला होता है। तो एक तो ये है। दूसरा मैं जल्दी से आता हूँ उस पर, एक चीज़ मुझे पीटीआई को अप्रिशिएट करना है, दो लोगों को। हुकूमत की तरफ से मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मरियम औरंगजेब साहबा को, जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन बनी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मरियम औरंगजेब को मैं सुन रहा था, बाकियों को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अपने आप को ना एक बड़ा जल्दी ग्रूम किया है, उन्होंने एडजस्ट किया इस पोस्ट के साथ। लफ्ज़ों का चॉइस बड़ा खूबसूरत, बड़े पोलाइट, बड़ी मुहज़्ज़ब। मेरी कोई मुलाकात नहीं मरियम से है सच, लेकिन टीवी पे मैंने जो देखा है, उनको सुना है या टीवी शोज़ में, बड़ी अच्छी तरीके से सुलझी हुई, कोई शाइस्तगी से जो है ना हुकूमत का दफा करती हैं, बड़ा मौसर करती हैं। ये नहीं है उनसे ज्यादा अच्छे आर्गुमेंट होते हैं मगर शाइस्तगी से करती हैं, उनको सुनने को बुरा नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती। का तरीका बड़ा इंप्रेसिव है, बड़ा अच्छा। मुझे तो अच्छा लगा मरियम औरंगजेब साहबा का एक अच्छे डिसेंट एक आपको पता लगता है कि शी इज टर्न्ड आउट टू बी अ गुड स्पोक्सपर्सन फॉर द गवर्नमेंट। बिल्कुल, हुकूमत को मेरा ख्याल है उनको मरियम औरंगजेब को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत को ये काम ना गाली गलोच करना नहीं होता। आप पे क्रिटिसिज्म आएगी, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आपके पास हैं, मुहज़्ज़ब, सिविलाइज्ड हैं, उनके जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मरियम औरंगजेब कर रही हैं, आप आगे तक पहुंचे। सियासी तौर पे भी हुकूमतों को सूट नहीं करता बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो है ना, वो कोई धीमा चलना चाहिए। वो मेरा ख्याल है मरियम इज द बेस्ट चॉइस। नाउ कमिंग टू द पीटीआई चॉइस, मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी के आने से पीटीआई की जो एक उनकी रीच है ना, वो बेहतर हुई है। और आई मस्ट से, हालांकि अगर फवाद हमारा कंपटीटर भी है, टीवी शोज भी करते हैं, अपने कंपटीटर्स की तारीफ करने पे दिल दुखता है थोड़ा सा, लेकिन फवाद को ये दाद दें कि जो 3 घंटे की वहाँ पे होती है ना, बड़ा कम्प्लेक्स इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, लीगल हैं,
तो फवाद जो है ना 3 मिनट में आके जो लाइव वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बगैर किसी को गाली दिए किसी पे वो किए, वो फवाद में ये क्वालिटी है कि विद इन 3 to 4 मिनट्स वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको पूरी प्रोसीडिंग, जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज थोड़ी सी मेरा ख्याल ऑब्जर्वेशन दी है, वो शायद जो गलती हुई है, जो उन फवाद के साथ एक नौजवान लड़का खड़ा था, मैं सुन रहा था उस वक्त लाइव जब आ रहा था, उस लड़के ने बड़े सख्त जबान इस्तेमाल की। वो फवाद के लफ्जों में कोई सख्त नहीं था, उनका सख्त था। तो मेरा ख्याल है फवाद जो है, खान साहब को इंटरवीन करना चाहिए। ये बच्चों की तरह लड़ाइयाँ जो उनके स्पोक्स पर्सन की हमेशा से रहती हैं, पहले शीरी मसाइल के मसले थे, अभी ये लड़ाइयाँ आज नहीं है, दूसरी तीसरी दफा। मैं उनसे इनाम, क्या नाम है उनका, हक साहब का, नईमुल हक साहब से 10 मेरी वो है, आप इमरान खान साहब के स्पोक्स माने, उन्हीं तक महदूद रहें। ये कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, वो वकील भी है, फवाद चौधरी बेहतर आदमी है, वो समझता भी है, इश्यूज को बेहतर एक्सप्लेन करते हैं। हर जगह कैमरे पे आके मुंह दिखाने से भी कोई अच्छी चीज नहीं होती, ये उसका काम है फवाद का। लेट हिम डू दैट, वो आपकी पार्टी को बेहतर सर्व कर रहा है। ठीक है, चेयरमैन ऐप के हवाले से क्या कहेंगे? आमिर साहब से नहीं पूछेंगे? आमिर भाई, आज उन्होंने पीटीआई ने को राह दिखाई है, जज साहब ने, उन्होंने कहा आप ये हर वक्त रोते रहते हैं, पीटीआई देख लेगी और अदालतें भी रोती रहती हैं, मगर अदालतों के फिर भी हाथ बंधे होते हैं। उन्होंने कहा जनाब इसका तरीका ये है कि इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाएं, नैब के खिलाफ, चेयरमैन साहब के खिलाफ जो शिकायतें हैं, और वही सही फोरम है। और याद रहे कि मुझे क्लास साहब याद करा रहे थे कि बुलंद अख्तर राना साहब भी, वो भी इसी तरह ही टेन्योर पोस्ट थी, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी इनकी तरह, तो वहीं से वो भी बेचारे फारिग किए गए थे। को रास्ता दिखाया। तो ये पीटीआई वाले इमरान खान साहब सही मशवरे पे क्यों पकड़ते हैं, नहीं ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये तो देखना। मैं बताऊं, बड़ी अहम बात किया जो जज साहबान ने कहा, इतना बड़ा स्ट्रांग केस है कमर जमान चौधरी साहब के खिलाफ, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कुछ भी नहीं करना। इन्होंने 1 पेज एक लिखना है, अच्छे वकील है इनके पास, एक 1 पेजर लिखें, एक ड्राफ्ट करके एक रेफरेंस बनाएं, बड़ा आसान सा काम है। और जो ऑब्जर्वेशन पिछले 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट के खुद जजेस ने दिए, इनकी परफॉर्मेंस पे, इनके कंडक्ट पे, इनकी बैड, इनकी मैनेजमेंट पे और बेपनाह वहां पे चीज़ों पे, ये वही बयानात लगाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजें कि जनाब ये वो साहब हैं जिस काबिल नहीं हैं कि आप जज साहबान के बयानात की, उनकी ऑब्जर्वेशन की रोशनी में इनको डिसमिस किया जाए। और ये हो सकते हैं, आराम से इजीली हो सकते हैं। और ये खान साहब को महज इस पर बयानात नहीं देने चाहिए, एक्टिवली काम करना चाहिए। अख्तर बुलंद राना के साथ ज्यादती इन्होंने क्या की थी, पीटीआई ने भी, उसमें पीटीआई भी शामिल थी, उसमें नवाज लीग भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी। जब उन्होंने 480 बिलियन रुपीस का ऑडिट किया ना, जो इन्होंने वो ये गर्दशी कर्जे दिए थे बगैर ऑडिट करवाए, वो सारे उन्होंने वेरिफिकेशन के, इन्होंने वहां पे पीएससी का फोरम इस्तेमाल करके पीएससी से रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और रातों रात 1-2 दिनों में उन्होंने उड़ा के रख दिया था। अख्तर बुलंद राना, हालांकि मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें रजिस्ट कर रहा था, इसाक डार साहब उस पर नाराज थे, उस पर पीपल्स पार्टी नाराज थी क्योंकि आपने हमारे दौर में पैसे रिलीज नहीं किए। इमरान खान साहब वही रूट लें जनाब, आप अपने वकील से कुछ नहीं करना, एक 1 पेजर लिखना है कि सर ये जो चेयरमैन नायब है कमर जमान चौधरी साहब नायल है, निकम्मे, हम नहीं कह रहे, आपकी ऑब्जर्वेशन है, उनके साथ साथ लगाएं। अदालत ने ऑलमोस्ट सिफारिश की है कि उधर जाना चाहिए। ये इम्प्लीमेंटेशन भी, ऑर्डर भी है किस्म का, बिल्कुल देखा जाए तो। चलिए क्लास साहब, अब हमारे पास चंद सेकंड है, शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक बता दें, कौन सा वकील करेंगे? शहबाज शरीफ साहब पे अब इतना बड़ा जो आज आया है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, क्लास साहब हम नहीं कह रहे, आया हमारे पास भी, हम भी कह सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे जो दोस्त है खावर घुमन साहब जो हैं, उनके पास एक स्टोरी थी जिससे सारे मामला शुरू हुए। मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब के एक बरखुरदार ने, जब पनामा स्कैंडल आया था ना, उन्होंने बहुत सारे टीवी एंकर्स को, मुझे अकेले को भेजा होता तो शायद मैं ना कोट करता, नाम मैं नहीं लूंगा, जो समझ जाए। उन्होंने खुद बहुत सारे ये जो थे आपके एंकर से, 4 अप्रैल को आया ना, तो 5 अप्रैल को आमिर मतीन साहब को मैसेज मैंने पढ़ाया था, उन्होंने बहुत सारे टीवी एंकर्स को, उनके बरखुरदार ने मैसेज किया था शहबाज शरीफ साहब के कि अल्हम्दुलिल्लाह पनामा स्कैंडल में हमारे अब्बा हजूर, हमारी फैमिली का किसी बच्चे का नाम पनामा स्कैंडल में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब क्या होगा? अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह नाम आ गया है। नाम मतलब पनामा में तो नहीं आया, वो कह सकते हैं पनामा पेपर्स में तो नहीं है, लेकिन लंदन की प्रॉपर्टीज आज उस पर सवालात उठ गए। अब मेहरबानी फरमाए शहबाज शरीफ साहब, तफी केस में गारंटर के तौर पे उनका नाम था, उधर ही जो अपना रुख करें। अदालत में आज कहा गया, हमने तो कोर्ट ही किया, मेहरबानी फरमाए। चलें, बिल्कुल क्लास साहब, हमने तो बिल्कुल कोर्ट किया है, हम ये नहीं कह रहे, ये तो अदालत में बात की गई है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। इसके साथ ही प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।